हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट पोएम दैट इज गिवन इन योर चैप्टर नंबर 4 टाइटल्ड एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये जो पोएम है दैट इज टाइटल्ड एज द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट विलियम बटलर ईट्स। नाउ दिस particular poem, if we read the title, what does it says? The lake isle of Innisfree। यानी इसका मतलब है Innisfree is the name of the isle यानी आइलैंड। क्लियर? अब आइलैंड क्या होते हैं, बिल्कुल ही स्पेसिफिकली बहुत दूर कहीं पे ब्यूटीफुल सी जगह पे होते हैं जहां ज्यादा लोग नहीं रहते, इनफैक्ट बहुत कोई ही मुश्किल से वहां पे रहता होगा। तो ऐसी जगह है क्या? Innisfree। नाउ दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल, it is calm, peaceful, and all these factors about this place make the poet think about it that I want to go and live there। अब ऐसा कहा गया है यहाँ पर कि ये जो पोएट हैं वो अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं when he was a small kid, and because right now he is living in a city, तो वो जो सिटी लाइफ है जहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है, इतने सारे लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शो ऑफ है, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी पीस को हैम्पर करती हैं। सो द सेम थिंग हैपन्स विद द पोएट। ही इज ऑफ द व्यू दैट आई वॉन्ट टू स्टे एट अ प्लेस जो कि बहुत पीसफुल हो, जहाँ मुझे नेचर की जो पीसफुल चीज़ें हैं वो देखने को मिले, एक्सपीरियंस करने को मिले। और ये पीस उनको कैसे मिलता है? नेचर के डिफरेंट फेजेस से, नेचर के डिफरेंट एलिमेंट्स से। फॉर एग्जाम्पल वो स्टार्स की ब्रिलियंस हो, वो क्रिकेट की साउंड हो, क्रिकेट क्या है कि इंसेक्ट है, उसका साउंड हो, या फिर वो हो लिनेक्स बर्ड्स जो कि जिनकी विंग्स हैं ब्यूटीफुल, वो फ्लाई कर रहे हैं यानी फ्री हैं बिल्कुल। उस तरीके से जो ये नेचर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनसे जो पीस उनको मिलेगा दैट इज समथिंग ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस। एंड ही इज लाइक कि जब भी मैं सिटी में हूँ अभी, तो मुझे जो है वो सारी चीज़ें बुलाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्लेस इनिस्फ्री। और मुझे यहाँ पे जाके अकेले रहना है, बिल्कुल पीसफुली अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तो वो किस तरीके से पीसफुली यहाँ रहेंगे, क्या है वो चीज़ें जो उनको पीस प्रोवाइड करेंगी, व्हाट इज दिस प्लेस इनिस्फ्री, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं नेचर के जो उनको वो बता रहे हैं हमें इस पोएम में। दैट इज ऑल दैट वील रीड इन दिस पर्टिकुलर पोएम। सो ओवरऑल दिस इज जस्ट कि विलियम बटलर ईट्स का क्या व्यू है अबाउट स्टेइंग पीसफुली एट अ प्लेस, क्यों ये प्लेस इतनी पीसफुल है, सिटी लाइफ वैसी नहीं है। और ये सब चीज़ें जब आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा यार डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज़ रियल पीस एंड कामनेस। और वो जो एक ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस होता है जहाँ वी कैन बी वेरी हैप्पी, दैट इज समथिंग वील गेट टू नो इन दिस पर्टिकुलर पोएम। क्लियर? ऑल राइट। सो बिफोर वी बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम, before that we have to read about the introduction of the poet, that is William Butler Yeats। then we'll see 2 to 3 lines overview कि क्या exactly हम पढ़ने वाले हैं इस particular poem में, and then we'll begin with the very first stanza। clear? all right। So this poem is written by the poet named William Butler Yeats, who was born in 13 June 1865 and unfortunately left the world on 28 January 1939। He was an Irish poet, dramatist, prose writer and one of the foremost figures of 20th century literature। जैसे कि जब मैंने begin किया था that time only I told that he is a very well known renowned poet, and इनका जो नाम है 20th century literature में सबसे आगे आया करता था because of his writings, and इनकी ही one of the writings जो है हम आज पढ़ने वाले हैं that is The Lake Isle of Innisfree। clear? So this well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree। यानी कि Innisfree जो प्लेस है वहाँ जो पीस है, शांति है, सेरेनिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, वो सारी चीज़ें जो है उसके लिए डिज़ायर कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं कौन? पोएट। एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस दैट थिंग आफ्टर ही विजिट्स Innisfree, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। और वो वही जगह है जहाँ पर इन्होंने एज अ स्मॉल बॉय, जब ये छोटे थे तब अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। दिस पोएम इज अ लिरिक, और ये पोएम एक लिरिक यानी कि एक सॉन्ग फॉर्म में है, कि ये एक जो बोल सकते हो लाइन्स हैं, जो राइम है, वो सॉर्ट ऑफ ऐसा है जैसे कि एक सॉन्ग है। क्लियर? तो दिस इज अ लिरिक मीन्स इट्स अ सॉन्ग काइंड ऑफ अ पोएम। देन दिस इज गोइंग टू टेल यू कि हाउ मच द पोएट इज लॉन्गिंग फॉर द ट्रैंक्विलिटी एंड peace of this place Innisfree, and that is something we'll get to read। clear? all right। so the very first stanza is
I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो फर्स्ट ये जो 4 लाइन्स हैं इसमें पोइट कहते हैं I will arise, arise मतलब अब मैं उठ के जाने वाला हूँ, and go now and go to Innisfree, यानी कि I will just stand up now and go to the Innisfree right now, यानी कि वो इतना ज़्यादा लॉन्ग कर रहे हैं for the peace and the calm that as you know अभी ही immediately at the very moment he wants to just get up and go to Innisfree. And a small cabin built there, और वहाँ वो बोलते हैं मैं एक छोटा सा केबिन यानी छोटा सा रूम बनाऊंगा, of clay and wattles made, किसका, मिट्टी का, क्ले का, और wattles क्या होते हैं, wattles are twisted sticks for making fences और walls. जैसे कि अगर इस पिक्चर में आप देखो तो ये जो छोटे छोटे स्टिक्स है ना जिससे यू नो फेंस बनती है, एक बाउंड्री बनती है, तो उसे कहते हैं wattles. So poet is of the view that right now immediately at the very moment I want to get up and go to Innisfree and there I will build a room जो कि किससे बनाएंगे वो, clay और wattle से. 9 bean rows will I have there. Have there का मतलब कि भाई obviously वो वहाँ पे रहेंगे तो he needs something to consume, something to eat. तो वो खाएंगे क्या, जो food है उनका वो बोलते हैं 9 bean rows, यानी कि वो बीन जो है उसको वहाँ पर ग्रो करेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे. A hive for the honey bee, और हाइव क्या है भाई, हाइव होता है बीहाइव, जैसे जो मधुमक्खी का छत्ता बोलते हो आप उसे कहते हैं बीहाइव. तो वहां पर जो बीहाइव होगा दैट वुड बी देयर टू प्रोवाइड हिम विद द हनी, वो शहद जो है वो उससे खा पाएंगे, यानी जो नेचर की चीजें हैं वो उसको एंजॉय करना चाहते हैं. सो वो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए कि मैं वो क्या खाएंगे जब वो यहाँ पर अकेले रहने का सोच रहे हैं. So poet says I will get up and go to Innisfree, build a room from clay and wattles. I will grow 9 bean of rose and eat it, and also I will have honey bee from the beehive. And live alone in the bee loud glade, और मैं वहाँ अकेले रहूँगा. bee loud glade मतलब, glade का मतलब होता है clearing open space, यानी पूरी खाली स्पेस होगी. और बी लाउड क्यों बोला है, क्योंकि जो हनी बीज हैं वो रहेंगी तो सिर्फ वही उनकी आवाज़ सुनाई देती रहेगी और कुछ भी उनको सुनाई नहीं देगा. यानी इतनी शांति है इनिसफ्री पे, इतना यू नो ट्रैंक्विलिटी है, कामनेस है कि ओनली ही विल बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ द बीज देयर एंड ही विल बी अलोन लिविंग देयर. इसका मतलब वो इंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कंप्लीट नेचर को. सो दैट इज समथिंग ही सेज इन दीज 4 लाइन्स. क्लियर? सो नाउ लेट्स समराइज अगेन. तो पोइट बोलते हैं कि वो उठेंगे, इनिसफ्री जाएंगे, वहां पर एक रूम बिल्ड करेंगे, कैबिन मतलब रूम, जो कि वो बनाएंगे क्ले और वैटल से, स्टिक्स से, और वहां पे खाने के लिए क्या होगा उनके पास, 9 बीन रोज एंड हनी फ्रॉम द beehive. And also he'll live alone in bee loud glade. Clear? All right. Let's read the next lines. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि and I shall have some peace there, यानी कि मुझे वहाँ पर क्या मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगी. and that is the ultimate thing जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं. why do we work hard? बिकॉज वी वॉन्ट दैट पीस इन आर लाइफ. हमेशा हर कोई क्या बोलेगा, क्योंकि सक्सेसफुल होना है, पैसे चाहिए. बट अल्टीमेटली क्यों चाहिए पैसे, क्यों सक्सेसफुल होना है, क्योंकि उससे आपको पीस मिले, शांति मिले, राइट? तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि भाई पोएट जो है इतना कुछ क्यों सोच रहे हैं कि ऑलरेडी ही हैज़ एवरीथिंग आई गेस इन लाइफ, सो ही इज नाउ इन सर्च ऑफ दैट पीस, that ultimate motive, that is the calmness, tranquility, जहाँ शांति से वो अपने साथ अपना टाइम जो है स्पेंड कर पाए. So that is something he wants and he says that I shall have some peace there. For peace comes dropping slow. ये बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि जो पीस है, जो शांति है, वो एकदम से नहीं मिलती, वो स्लोली मिलती है. इट ड्रॉप्स स्लोली. तो यही वो चीज़ बोल रहे हैं कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी क्योंकि पीस जो है वो बहुत धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, और ये पीस उनको किन किन चीज़ों से मिलेगा वो पोइट हमें बताते हैं. नंबर 1 वो कहते हैं ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. नंबर 1 वो ये बोल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होती है तो क्या होती है, क्लाउडी होती है, जिसे कहते हो कि धुंधला होता है. तो ऐसा लगता है कि जो क्लाउड्स हैं
वो इतना ज़्यादा छुपा देते हैं मॉर्निंग को, जो लाइट है सुबह की मॉर्निंग की वो छुप जाती है। इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मॉर्निंग ने क्या पहना हो, व्हील पहना हो ना। व्हाट इज अ व्हील? अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn बाय women टू प्रोटेक्ट और हाइड द फेस। कुछ भी, जिसे आप घूंघट बोल लो, दुपट्टा बोल लो, उसे आप क्या कहते हो, व्हील, यानी कि जिससे विमेन हाइड देयर फेस, उसे आप कहते हो व्हील। तो ऐसा लगता है कि जैसे मॉर्निंग ने एक व्हील पहन लिया हो, एक घूंघट पहन लिया हो, और वो जो मॉर्निंग है वो कहाँ, उसी मॉर्निंग से इनको क्या मिलता है, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। तो ड्रॉपिंग स्लो मतलब धीरे धीरे उनको पीस कहाँ से मिल रहा है, नंबर 1 मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से, जो कि ऐसा लगता है इतनी क्लाउडी है कि जैसे उसने व्हील पहना हो, यानी कि घूंघट पहना हो। तो व्हील यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्लाउड्स हैं, यानी मॉर्निंग क्लाउड्स से हाइड हो गई है जो रोशनी है, तो क्लाउड्स को यहाँ पे व्हील से कंपेयर किया है। क्लियर? टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक इंसेक्ट है, और ये इंसेक्ट सॉर्ट ऑफ थोड़ा ग्रास हॉपर जैसा दिखता है, बट है ये अलग। और इसमें जो मेल क्रिकेट्स होते हैं वो सॉर्ट ऑफ एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक चॉपिंग साउंड होता है, उसी को कह रहे हैं वो सिंग्स। क्लियर? सो क्रिकेट इज एन इंसेक्ट रिलेटेड टू द ग्रास हॉपर्स बट विथ शॉर्टर लेग्स। दिखता वो ग्रास हॉपर जैसा है, बस के छोटे पैर होते हैं। एंड ऑल्सो इनमें जो मेल क्रिकेट्स होते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए पोएट बोलते हैं कि मॉर्निंग में ये जो क्रिकेट्स हैं वो जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जब वो आवाजें मुझे आएंगी, तो वो सॉर्ट ऑफ एक सॉन्ग होगा उनके लिए, और उसी से उनको क्या मिलेगा, पीस मिलेगा। क्लियर? तो इन लाइंस में पोएट यही बोल रहे हैं कि आई विल गेट सम पीस देयर दैट इज एट इनिसफ्री, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। पीस या शांति धीरे धीरे ही मिलती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, ऐसा लग रहा है कि सुबह इतनी ज्यादा क्लाउडी है कि उसने कोई घूंघट पहन लिया है, कोई व्हील, कोई कवरिंग पहन ली है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहां पे मुझे जो ये क्रिकेट इंसेक्ट है उसका साउंड भी सुनाई देगा। सो दीज आर 2 थिंग्स जिससे अभी उनको पीस मिल रहा है। क्लियर? ऑल राइट। देन पोएट सेज देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और जो मिडनाइट होगी तब जो ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब क्या होता है, शाइनी। ठीक है? तो शाइन क्या करेगा, ऑब्वियसली स्टार्स। तो यहां जो मिडनाइट में स्टार्स होंगे, जो उनकी शाइन होगी, वो क्या देगा इनको, पीस देगा, उससे इनको शांति मिलेगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जब नून होगा, दोपहर होगी, तो सॉर्ट ऑफ एक पर्पलिश सा लाइट दिखेगा उनको आफ्टरनून में, तो वो जो पर्पल कलर का ग्लो है दैट वुड ऑल्सो गिव हिम पीस। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। अब लिनेट क्या है, अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक, तो इसे कहते हैं लिनेट। यानी कि वहां पर इवनिंग में जब लिनेट्स होंगी, जो बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही होंगी, दैट वुड ऑल्सो गिव हिम peace. So first of all he said the wheel of the morning, the sound of the cricket. Now he says कि midnight के जो stars की shine है, जो glimmer है, that would give him peace. Secondly, and noon a purple glow, और जो afternoon में एक purplish सा glow होगा वो उनको मिलेगा, उससे उनको peace मिलेगा। और evening में जब linnets जो है पूरी तरीके से sky में घूम रही होंगी, fly कर रही होंगी, तो उन birds से भी उनको क्या मिलेगा, peace मिलेगा। Clear? All right. I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. तो ये लाइंस में पोइट कह रहे हैं कि I will arise and go now, फिर से रिपीट कर रहे हैं वो कि मुझे अभी उठ के जाना है इनिसफ्री, क्योंकि for always night and day, क्योंकि दिन हो या रात हो, पूरे दिन उनको क्या सुनाई देता है, I hear the lake water lapping, उनको सिर्फ एक ही साउंड सुनाई देता है, और वो ये है कि जो लेक का वाटर है, जो इनिसफ्री लेक है, वहां का जो पानी है, with low sounds by the shore, तो lapping means striking, जैसे ही पानी स्ट्राइक करता है किनारे को, शोर को, तो वो एक अच्छा सा साउंड सुनाई देता है। तो वो साउंड जो है उनको बार बार सुनाई देता है, whether it's day or night. While I stand on the roadway or on the pavements grey, यानी कि वो सिटी में रह रहे हैं ना, तो जो रोडवे है, जो पेवमेंट्स ग्रे है, यानी कि जो ये पत्थर के बने हुए रोड्स हैं, सीमेंट है, इन सब रोड्स पे, यानी जब वो सिटी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, जब वो यहाँ रोड्स पे खड़े होते हैं, तो उनको वहाँ की जो लेक का पानी है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे वो शोर को टच करता है, जो नेचर का साउंड है, वो उनको बार बार सुनाई देता है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, और कहाँ पे सुनाई देता है उनको, डीप हार्ट कोर मीन्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी बिल्कुल बोलते हैं ना फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी बिल्कुल दिल में, डीप विद इन उनको इंटेंसली ये साउंड सुनाई देता है। इसका मतलब बार बार ये जो साउंड है नेचर का, दैट इज
लैपिंग, जो वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, इस साउंड से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको बार बार वो साउंड सुनाई देता है, वो फील कर सकते हैं वो कि ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्फ्री राइट नाउ, यानी वो इतना ज़्यादा डिज़ायर है उनके अंदर वो पीस एक्सपीरियंस करने का, आफ्टर ही गोज टू इनिस्फ्री, कि वो बार बार साउंड उनको सुनाई देता है, वो बार बार उनको एक कॉल आता है अंदर से कि यू हैव टू कम एंड विजिट इनिस्फ्री, बिकॉज वो पीस जो है उनको वहीं पे मिलने वाला है। क्लियर? तो कह सकते हो कि पोएट जो है अभी जो सिटी में रह रहे हैं, जो उनकी सिटी लाइफ है, उसमें उनको पीस नहीं मिल रहा है, वो शांति नहीं मिल रही, वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही, और वो एक्सपीरियंस करना उनको पता है कि वो वहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज इन इनिस्फ्री। सो ही इज लाइक आई वांट टू गो देयर बिकॉज आई कैन हियर दिस साउंड एवरी डे एंड नाइट। क्लियर? तो इसीलिए जो पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ बात ही किसकी कर रहे हैं, इनिस्फ्री की, जो आइलैंड है, जो लेक है आइल ऑफ इनिस्फ्री, वहीं की बात कर रहे हैं कि पोएट के हिसाब से कैसे ये जो पीस है उनको वहां पर मिल सकता है जो उनको सिटी में नहीं मिल रहा। एंड ऑल्सो आई थिंक हम भी जब ये पढ़ रहे हैं कि भाई इतना ब्यूटीफुली जो वर्जन बताया है कि बर्ड्स हैं, फिर उसके बाद क्रिकेट का साउंड है, ऐसा लग रहा है सुबह जो है उसने घूंघट पहना हुआ है क्योंकि क्लाउडी है वो, देन उसके बाद जो ब्रिलियंस है ऑफ स्टार्स एंड ऑल्सो जो पर्पलिश ग्लो है इन द आफ्टरनून, एवरीथिंग जो नेचर के ब्यूटीफुल वर्जन्स उन्होंने बताए हैं, वही क्या देते हैं हमको, पीस देते हैं, शांति देते हैं, एंड दैट इज समथिंग पोएट नोज दैट ही विल गेट इन इनिस्फ्री। क्लियर? ऑल राइट। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं द पोएम गिवन इन आवर चैप्टर विच इज टाइटल्ड एज द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, तो हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, बट नाउ वी हैव टू सी द कंप्लीट समरी ऑफ दिस पोएम सो दैट यू गेट द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ऑल द लाइन्स एंड यू आर एबल टू राइट योर आंसर्स प्रॉपरली। अब इस पर्टिकुलर पोएम में जो पोएट हैं दैट इज विलियम बटलर ईट्स, हु इज अ वेरी फेमस रिनाउंड पोएट, उनका जो एक वो सिटी लाइफ जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पर उनको अपने बचपन के दिन दैट इज़ बॉयहुड डेज की याद आती है, एंड दैट इज़ बिकॉज वो मिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेस को, दैट इज़ इनिस्फ्री। अब इनिस्फ्री जो है इट्स अ वेरी पीसफुल, काम, ब्यूटिफुल प्लेस जहाँ पे नेचर को एक्सपीरियंस करते हुए आपको जो पीस मिलेगा दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वही चीज़ जो है पोएट मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ द केस इन एवरीबडीज लाइफ कि हम जब अगर नॉर्मली जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे हम अपने घर में हैं, हमारी अगर लाइफ ऐसी है कि नॉर्मल रूटीन है, तो हमें क्या लगता है कि काश हम कब जाएंगे बड़ी सी सिटी में, कब एक्सपीरियंस करेंगे सिटी लाइफ को, व्हेन वी विल गो इनटू फॉरेन कंट्रीज। बट जब हम वहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस टू, बट जब हम ये सब कुछ देख लेते हैं अपनी लाइफ में, तो एक पर्टिकुलर स्टेज आती है व्हेन वी आर लाइक कि हम जो है अपना टाइम ज़्यादा नेचर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज़ ओवरवेलमिंग, विच इज कमेंडेबल। वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो। सेम थिंग इज विद दिस पोएट, ही काइंड्स ऑफ मिसेस दोज एक्सपीरियंसेस एंड ही वांट्स टू रीलिव देम। तो उनको वो कहते हैं कि राइट नाउ ओनली आई विल अराइज, आई विल गेट अप एंड आई विल गो टू इनिस्फ्री। और क्यों? बिकॉज वो जो पीस है, वो जो ट्रैंक्विलिटी है, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि आई विल जस्ट गो देयर, और मैं वहाँ पर एक केबिन यानी कि एक रूम बनाऊंगा, और उस रूम के बाहर ऑब्वियसली इनको खाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसमें वो बोलते हैं मैं 9 rows ऑफ बीन्स ग्रो करूंगा, एंड ऑल्सो जो बीहाइव है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें से जो हनी है वो भी मैं कंज्यूम करूंगा। तो एक ये पार्ट है जो पोएट बताते हैं। देन इसके बाद पोएट वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू प्रोवाइड हिम दैट पीस ही इज लॉन्गिंग फॉर, और वो जो है डिफरेंट सिनेरियोज बताते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है, जैसे कि मिडनाइट की जो ब्रिलियंस है, यानी कि जो शाइनिंग स्टार्स हैं, जो पर्पलिश ग्लो है ऑफ आफ्टरनून, देन इवनिंग में जो लिनेट्स फ्लाई कर रही हैं, उनकी जो विंग्स हैं, जब लिनेट्स फ्लाई करती हैं इन द स्काई, या कोई भी बर्ड फ्लाई करती है इन द स्काई, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो होता है। सो दैट इज गोइंग टू गिव हिम पीस। ऑल्सो जो क्रिकेट इंसेक्ट है उसका जो साउंड है दैट इज गोइंग टू गिव हिम पीस। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि उनको पीस जो है वो कैसे मिलेगा। एंड ऑल्सो ही सेज बिकॉज पीस जो है वो बहुत स्लोली मिलता है, धीरे धीरे ही आपको पीस की, ट्रैंक्विलिटी की एक्सपीरियंस होती है, एंड इट्स नॉट
ऑल ऑफ अ सडन, ऑब्वियसली आप कुछ भी लाइफ में करते हो तो एकदम से सारे रिजल्ट्स नहीं मिलते, एकदम से आप कंटेंट नहीं हो जाते हो, एकदम से यू डोंट फील लाइक यू नो इट्स द बेस्ट मोमेंट, और है ना एकदम से सब कुछ आपको पीस, वो कामनेस सब कुछ मिल जाए। सो वही पोइट बोलते हैं ऑब्वियसली वो धीरे धीरे मिलता है, बट किस तरीके से उनको वो पीस का एक्सपीरियंस होगा दैट इज समथिंग वो इन स्टैंजास में बताते हैं। एंड एट द एंड ही इज लाइक वेन एवर आई एम स्टैंडिंग यू नो ऑन द ग्रे पेवमेंट्स, यानी कि वो जो यू नो सिटी लाइफ पे जो रोड्स हैं जो सीमेंट की बात है, ग्रे कलर के हैं, सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो लाइवलीलेस नहीं, लाइफलेस हैं, या इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होते हैं, बिकॉज नेचर में क्या होता है, कलर्स होते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं जब भी मैं वहाँ खड़ा होता हूँ मुझे बार बार जो पानी शोर से टकराता है उसकी साउंड सुनाई देती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम लाइक कि डीप विद इन माई हार्ट कोर आई कैन hear that sound and I'm like I want to go right now and you know live or settle in Innisfree। तो ये complete जो पोएम है वो पोइट यही बताना चाहते हैं कि जो पीस है, जो कामनेस है, वो कितनी ज़्यादा यू नो ज़रूरी हो जाती है एक टाइम लाइफ पे, एंड दैट इज समथिंग ही वुड गेट एट अ प्लेस जो कि इस तरीके का है, दैट इज इनिसफ्री। तो ये कंप्लीट उनका ओवर यू नो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किस तरीके से पीस एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, व्हाट ही वांट्स, एंड दैट इज समथिंग ही हैज कन्वेड टू अस। क्लियर? तो ये तो था एक छोटी सी समरी जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। नाउ अगेन वी विल सी द कंप्लीट समरी, दैट टू इन डिटेल। सो लेट्स रीड द समरी ऑफ दिस पोएम। So the poem starts with the introduction of a place named Innisfree। तो ये जो poem है that is The Lake Isle of Innisfree written by William Butler Yeats। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इस particular place की, that is Innisfree, and also वो जो you know peace किसी को भी एक्सपीरियंस होगा उस पीस की बात हो रही है, इस प्लेस पे जाके जो पोइट को एक्सपीरियंस होगा। इट इज अ प्लेस वेयर द पोइट हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन ही वाज अ बॉय। ऐसा यू नो बहुत ऐसे आपके एक्सपीरियंस हो सकते हैं, फिर आपका ऐसा मानना हो सकता है मे बी ये एक इमेजिनेशन है, ये जो प्लेस की बात हुई है, बट ऐसा नहीं है। ये जो प्लेस है रियल में मे बी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज सर्टेनली ऐसा लगता है, बिकॉज पोइट ने जो एक इमेज बताई है किस तरीके से यू नो वहाँ पे उनको पीस एक्सपीरियंस होगा, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है दिस इज समथिंग जो कि पॉसिबल है। तो इट्स लाइक कि पोइट जो है वो अपने बचपन के दिन को याद करते हुए ही हैज रिटन दिस पोएम। He wants to go back to that place as he finds it to be peaceful and full of nature's beauty. And wherever you have this nature's beauty, there is somewhere जहाँ पे आपको 100% peace, tranquility, serenity इन सब का experience होगा। तो nature for example, if you have a garden in your house, या फिर you know आपको garden जाना पसंद है, you just sit there, you know वहाँ trees, birds, वो sound specifically in early morning अगर वो आप experience करो जब सब कुछ शांत होता है और सिर्फ birds की आवाज़ आ रही होती है, you know beautiful सी एक बहुत ही अच्छी fragrance होती है early morning की, garden है, trees हैं, तो वो उसकी अलग ही एक feeling होती है, that's so overwhelming, that is something जो कि poet experience करना चाहते हैं after he goes to Innisfree। He wants to build a small cabin। अब यहाँ पर वो first stanza में in the first 4 lines ये बताते हैं what would he do when he would reach Innisfree or when he would settle in Innisfree। तो वो बोलते हैं he wants to build a small cabin with clay and wattles, यानी कि एक रूम बनाना चाहते हैं वो that is made with clay and wattles। wattles क्या होता है, वो sticks होती हैं, twisted sticks जिससे fence या wall बनाई जाती है। He would grow beans and get a honeybee hive for honey to survive on। And obviously वो क्या खाएंगे, क्या consume करेंगे, beans and honey के you know honey consume करेंगे so that he can at least have something to eat। The poet describes the peaceful natural surroundings of the lake। और वही describe करते हैं कि ये जो lake है, ये जो Innisfree place है, वहाँ की जो नेचुरल सराउंडिंग्स है वो कितनी ब्यूटिफुल है, कितनी यू नो बोल सकते हो ओवरवेलमिंग है। He describes how he would feel peaceful in the morning time when it is cloudy and the view is not very clear, then it will appear as if the morning has worn a veil and has hidden itself। तो ये एक कंपैरिजन करते हैं वो कि पहले तो वो ये बता रहे हैं कि उनको पीस मिलेगा कैसे, यानी कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनसे उनको वो पीस का एक्सपीरियंस होगा। तो वो पहले बोलते हैं कि जब यू नो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होती है तो इतना क्लियर नहीं होता, स्काई बहुत क्लाउडी होता है, बहुत धुंधला सा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग ने एक व्हील पहना हुआ है, कवर पहना हुआ है टू हिडन इट्स फेस। तो यहाँ पर वही चीज बोली हुई है कि मे बी ये जो व्हील की बात है वो किसे इंडिकेट कर रहा है, क्लाउड्स को। क्लियर? और ये जो व्हील है वो किसने पहना हुआ है, मॉर्निंग ने।
तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वो अपना फेस हाइड कर रहे हैं। विमेन वेयर वील दैट कवर, घूंघट, दुपट्टा, आप जो कुछ भी बोलना चाहें, तो वो कवरिंग जो ऐसा लगता है कि मॉर्निंग ने पहनी हुई है, क्योंकि बहुत क्लाउडी है, कुछ क्लियर नहीं है, तो वो है जो उनको पीस देगा। दिस इज समथिंग जो उन्होंने बताया है। एंड हैज हिडन इटसेल्फ, तो नंबर 1 वो ये एक कंपैरिजन बताते हैं या फिर ये एक उनका व्यू पॉइंट बताते हैं कि किस तरीके से अर्ली मॉर्निंग जो है वो उनको पीस देगी। क्लियर? ऑलराइट। Looking at this scene will make him feel peaceful. Further, he says that when the male cricket insect will sing a song, that sound will bring him at peace. अब वहाँ सिर्फ क्रिकेट बोला गया है, यानी कि जो लाइन्स हैं, बट मेल क्रिकेट क्यों? बिकॉज क्रिकेट जो इंसेक्ट होता है उसमें जो मेल क्रिकेट्स होते हैं वही एक सॉर्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए वो बोलना यही चाह रहे हैं कि व्हेन मेल क्रिकेट्स आर गोइंग टू द प्रोड्यूस दैट साउंड, वो सॉर्ट ऑफ एक म्यूजिक हो जाएगा उनके लिए, एक रिदम हो जाएगी, तो वो है जो उनको बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड करेगी। That sound will bring him at peace. Also, at midnight, when he will see the twinkling stars in the open sky, their shine will give him peace. तो वो बोलते हैं ना, जो brilliance है midnight की, that is going to give him peace. So what is that brilliance? क्या होगा? Shining. Obviously the stars. So midnight में जो shining stars हैं, जो twinkling stars हैं, उनकी जो brilliance है, वो क्या करेगी? उनको peace देगी. In the afternoon, when the sunlight will give a purplish glow, it will also give him peace. Then he moves to afternoon. First of all, he has told about morning. Then वो बात कर रहे हैं midnight की. Now he talks about afternoon. क्लियर? तो सबसे पहले ये जो मॉर्निंग की बात है वो क्या बताते हैं? व्हील वाली बात बताते हैं कि इतना क्लाउडी है, ऐसा लगता है कि मॉर्निंग इज वेयरिंग अ व्हील टू हाइड इट्स फेस। देन मिडनाइट में वो बात करते हैं अबाउट ब्रिलियंस ऑफ स्टार्स, and in the afternoon he is talking about the purplish glow. क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं जो वो बता रहे हैं अभी तक कि these are different things जो कि उनको वो peace, वो tranquility देगी। Next he says, during the evening when he will see the linnet bird flying in the sky, then also he will feel peaceful, and the remaining part of the day is evening. तो evening में वो बात करते हैं about linnet, जो कि क्या है? bird है। So he says during evening when linnets will be flying in the sky, because जब linnets fly करती हैं, जो वो wing flap करती हैं, that is something जो बहुत ही beautiful scenario होता है। So this will give him peace. So these are different things जो उन्होंने बताई हैं। If you keep these things in your mind, then definitely आपको ये याद रहेगा। Clear? So in the next lines, poet says that early morning जो ऐसा लगता है कि वो wheel पहनी हुई है, that is that scenario, that scene is going to give him peace. Then midnight की जो brilliance है, that is twinkling stars, वो shine, that will give him peace. Also morning में वो बात करते हैं about cricket, so that also we have to keep in mind. Cricket यानी कि जो ये insect है उसकी बात भी हो रही है, so that is something you have to keep in mind. Then afternoon की बात करते हैं, that purplish glow, जो sunlight जो है purple सा glow create करता है, that scene will give him peace. And at the end, evening में the flying linnets in the sky will give him peace. Clear? All right. In the end, the poet says that now he will stand up and go to Innisfree, because all the time the sound of the lake water striking the shore repeats in his mind. So at the end वो क्या बोलते हैं? Again he repeats the same lines, I will arise and go now to Innisfree. क्योंकि वो बोलते हैं कि एवरी टाइम जब भी वो सिटी में है, ऑब्वियसली दैट टाइम ये जो आवाज है, जो साउंड है, दैट इज ऑफ द लेक वाटर स्ट्राइकिंग द शोर, दैट साउंड इज कंटिन्यूसली हर्ड बाय हिम, नाइट हो या डे हो, दैट इज मेंशन इन द पोएम। सो एवरी टाइम ही कैन हियर दैट साउंड, यानी कि उनको बार बार वो जगह की याद आती है, दैट आई हैव टू गो टू Innisfree टू एक्सपीरियंस दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। क्लियर? ऑल राइट। This sound attracts him towards the lake, and this sound that he can feel, deep within his heart, and also night and day उनको ये sound सुनाई देता है। तो this is something which is, making him to again and again think about this place Innisfree, and he is getting attracted that I want to go and visit it. Wherever he is either standing on the roadway or on the grey colored pavements, he hears the sound deep in the innermost part of his heart. तो वो यही बोलते हैं जब भी वो roads पे खड़े in the cities,
या फिर वो ग्रे पेवमेंट्स पे खड़े हैं, एवरी टाइम वेन एवर ही इज इन सिटी ही काइंड ऑफ इज मूव्ड टूवर्ड्स दिस Innisfree because he can hear this sound continuously, whether it's night, whether it's day, whenever he is standing anywhere, he can hear that sound of the water striking this shore of this lake, and this sound makes him to feel कि अभी के अभी उनको Innisfree जाना है. The Lake Isle of Innisfree expresses a familiar desire in the modern world to escape, to achieve peace and solitude, to be at one with nature. Why you have been given this poem is कि ये जो 2-3 lines का जो message है to tell you that कि आज भी राइट नाउ ऑल्सो जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, ऑब्वियसली वी गाइज आर मोर इनटू टेक्नोलॉजी, नेचर के साथ टाइम स्पेंड हम करते ही नहीं है. बट वही मैंने बोला ना, फाइनली देयर विल बी अ स्टेज इन आवर लाइफ व्हेन वी विल बी लाइक कि हमें अकेले सॉलिट्यूड में वो पीस एक्सपीरियंस करना है, हम नेचर के साथ स्पेंड करना चाहते हैं टाइम. वी वुड लव टू सिट अलोन विद अ कॉफी मग इन आवर हैंड विद अ बुक, और जस्ट देयर सराउंडेड विद द ट्रीज और दी जो पॉट्स होते हैं, फ्लावर पॉट्स होते हैं, या फिर एक गार्डन में बैठना. दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, जो कि हर किसी को कभी ना कभी लगता है दैट वी वांट टू डू दिस. क्लियर? तो वही वो बता रहे हैं कि एवरीबडी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस डिजायर, दिस लॉन्गिंग टू सिट इन लैप ऑफ नेचर, क्योंकि आप भी वो जो क्या बोल सकते हो, भागा दौड़ी है, जो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इतना रैट रेस चल रहा है, इन सब से एस्केप करने का कभी ना कभी दिमाग में सबके आता है. और फिर फाइनली हमको चाहिए क्या होता है? सॉलिट्यूड, पीस, अकेले रहने कर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना. एंड दैट इज समथिंग जो पोएट भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एट सम फेज ऑफ हिज लाइफ, एंड दैट इज समथिंग मे बी वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस समडे. सो व्हाई नॉट वी शुड स्पेंड टाइम विथ नेचर every day. थोड़ा देर आधा घंटा या 10 minutes or 20 minutes also if we stand in surrounded by some trees or something, या फिर गार्डन में खड़े हो, या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग की जो ब्यूटी है, दैट इज समथिंग जो आपको वो हर दिन का पीस जो है वो प्रोवाइड कर सकती है. एंड इट्स समथिंग वेरी ओवरवेलमिंग एंड इट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो दैट इज समथिंग जो पोएट जो है हमको इस पोएम में बताना चाहते हैं, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, व्हाई ही इज इन सर्च ऑफ पीस एंड वेयर ही विल गेट दैट पीस. दैट इज द प्लेस Innisfree, एंड व्हाट वर द एलिमेंट्स जो कि उनको ये पीस प्रोवाइड करेंगे, वो ऑलरेडी हम इन पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर? ऑलराइट. And as we are discussing the poem, The Lake Isle of Innisfree, तो हम already पूरा overview जान चुके हैं कि what exactly is being told in this poem, but also we need to see the literary devices that have been used in this particular poem. Before that we will see the rhyming scheme कि किस तरीके से एक rhyme maintained हुई है इस poem में, या फिर it's a free verse, and then we will see different literary devices which have been used by the poet beautifully in this poem. Clear? All right. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी rhyming scheme follow हो रही है इस poem में. So जो पहला stanza है, the first 4 lines, it says, I will arise and go now and go to Innisfree. तो Innisfree क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट अल्फाबेट दैट इज A. नेक्स्ट है and a small cabin built there of clay and wattles made. तो made क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अल्फाबेट B. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. अब देखो Innisfree, honey bee सेम साउंड कर रहे हैं क्या? डेफिनेटली. तो ये क्या हो जाएगा? A. और इसे made और Innisfree सेम साउंड नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने इसको रखा था B. क्लियर? नेक्स्ट है live alone in the bee loud glade. तो glade जो है वो Innisfree के साथ सेम साउंड कर रहा है क्या? नहीं. बट ये made के साथ सेम साउंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? B. यानी A B is the rhyming scheme जो हम सबसे पहली 4 लाइन्स में देख पा रहे हैं. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट 4 लाइन्स अगर हम देखें, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. तो स्लो है आपका लास्ट वर्ड, तो ये हो गया A. नेक्स्ट, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. अब सिंग्स है आपका नेक्स्ट वर्ड, तो ये B हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सिंग्स और स्लो जो है वो सेम साउंड नहीं करते. क्लियर? There midnights all a glimmer and noon a purple glow. अब glow और slow जो हैं क्या ये सेम साउंड कर रहे हैं? डेफिनेटली. तो ये भी क्या हो जाएगा? A. And last is and evenings full of the linnets wings. अब wings और slow सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं. wings और sings सेम साउंड कर रहे हैं? yes. तो this would be B. यानी again A B जो है वो आपको rhyming scheme सेम दिख रही है in the next 4 lines too. Clear? All right. नेक्स्ट लाइन्स हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. तो डे क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट वर्ड A. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. अब डे और शोर सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नो. तो दिस वुड बिकम
बी। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, while I stand on the roadway और on the pavements grey। तो ग्रे और डे सेम साउंड कर रहे हैं क्या, yes, तो ये भी क्या हो जाएगा A। एंड फाइनली I hear it in the deep heart's core। तो कोर और डे सेम साउंड कर रहे हैं, नहीं। कोर और शोर सेम साउंड कर रहे हैं क्या, yes, तो ये भी क्या हो जाएगा B। यानी पूरी पोएम में ए बी इज द राइमिंग स्कीम बीइंग फॉलोड। क्लियर, बहुत इजी है राइमिंग स्कीम देखना। तो ये फ्री वर्स नहीं है, यानी कि राइमिंग स्कीम की एब्सेंस नहीं है इस पोएम में। देयर इज अ पर्टिकुलर ए बी राइमिंग स्कीम फॉलोड इन दिस पोएम। डन, ऑलराइट। अब हम देखने वाले हैं द लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम। तो नंबर 1 जो हमें दिखती है डिवाइस वो है इमेजरी। अब जैसे कि खुद बोल रहा है नाम, इमेजरी यानी सॉर्ट ऑफ एक इमेज क्रिएट हो। यानी अगर किसी भी पोएम में यू रीड सर्टेन लाइन्स and after reading those lines you can form a picture, you can form an image in your mind। that means यहाँ पर imagery is the poetic device being used। clear? तो अगर लाइन्स पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता है, आपके दिमाग में एक ब्यूटीफुल सी इमेज बन जाती है, तो उस इमेज के बनने की वजह से हमें क्या समझ आ रहा है, वो लाइंस का बहुत अच्छे से मतलब, यानी कि हम इमेजरी पोएटिक डिवाइस को वहां पर देख सकते हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट कैन फंक्शन एज अ वे for the reader to better imagine the world of the piece of literature and also add symbolism to the work। यानी वो जो लाइन्स जो भी आपकी पोएम में गिवन हैं वो एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी बहुत ही डिटेल में आपको डिस्क्राइब करती हैं, जिसकी वजह से रीडर जो है वो बेटर इमेजिन कर पाए। इमेजिन क्या करते हो आप, ऑब्वियसली पिक्चर। तो अगर आप वो इमेजिनेशन कर पा रहे हो उन पिक्चर्स को पढ़ के, देन डेफिनेटली यहाँ पर इमेजरी इज द पोएटिक डिवाइस बीइंग यूज्ड एंड दोज लाइन्स आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पर मुझे इमेज दिख रही है, इसकी वजह से मैं सिंबलाइज जो भी करना चाह रहे हैं पोएट वो इमेजिन कर पा रहा हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पर इमेजरी यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस पोएम में हम देखें तो व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। तो क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि व्हील यानी कि आपके दिमाग में एक इमेज आती है कि हाँ जो मॉर्निंग है वो क्लाउडी है, तो क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, तो इमेज बन रही है क्या, बिल्कुल। चाहते तो पोएट यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते थे कि क्लाउडी मॉर्निंग है या फिर फॉग है तो दिख नहीं रहा, बट उन्होंने क्या बोला है, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। तो हमें व्हील यानी कवर की फॉर्म में इमेज क्लियर हो रही है दिमाग में। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द एग्जांपल्स वेयर वी कैन सी इमेजरी बीइंग यूज्ड। क्लियर? नेक्स्ट, मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। नाउ यू कैन इमेजिन कि बिल्कुल मिडनाइट हो रही है, रात हो रही है एंड बहुत ब्यूटीफुल स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, तो आप वो स्काई इमेजिन कर सकते हो, डार्क है और स्टार्स ट्विंकलिंग, स्टार्स आपको दिख रहे हैं, तो ये इमेज फॉर्म हुई दिमाग में, बिल्कुल। तो ये भी क्या हो गया, एक इमेजरी का एग्जाम्पल। डन। नेक्स्ट, नून अ पर्पल ग्लो। नाउ आफ्टरनून में इफ यू कैन इमेजिन कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा दोपहर की बात है एंड वी कैन सी अ पर्पलिश ग्लो इन द स्काई ऑल बिकॉज ऑफ द सनलाइट, तो दिस इज ऑल्सो एन इमेज बीइंग फॉर्म्ड इन योर माइंड। सो डेफिनेटली ये भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया, इमेजरी का। Next is evening full of linnet's wings. Now if you have not seen a bird जो कि है linnet, then definitely you can imagine any other bird कि yes you can see कि birds जो है वो fly कर रही हैं, उनकी wings की वजह से जो एक beautiful scene बन रहा होगा। So that is something again forms an image in your mind and beautifully you can imagine what poet wants to tell you. तो again imagery is being used in these lines. नेक्स्ट इज बी लाउड ग्लेड। इसका मतलब क्या होता है, ग्लेड मतलब एक ओपन स्पेस, तो आप सॉर्ट ऑफ ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो सॉरी कि बिल्कुल खाली सी जगह है, एक बिहाइव है, मधुमक्खियां जो हैं, जो हनी बीज हैं वो उसके इर्द गिर्द जो है घूम रही हैं, वो बिहाइव के अराउंड फ्लाई कर रही हैं। सो वो एक जो इमेजिनेशन है वो आपको दिख भी रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको एक ऑडिटरी भी एक इमेज फॉर्म होगी, इमेज नहीं बोल सकते, मतलब एक ऑडिटरी भी विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। कैसे कि बीज का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा खाली है, कुछ भी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है और बीज की ही आवाज़ आ रही है, तो वो एक ऑडिटरी भी बोल सकते हो इमेजरी है। सॉर्ट ऑफ आपको एक समझ आ रहा है कि हाँ ऐसी ऐसी साउंड हो सकता है, तो ये भी क्या कर रहा है, एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, क्रिकेट सिंग्स। अगेन इमेजरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इमेज फॉर्म हो रही है, बट डेफिनेटली यहाँ पे क्या बोला है कि बेटर इमेजिन, यानी कि आप बेटर सोच सकते हो, उस चीज को देख सकते हो, एक इमेज फॉर्म कर सकते हो, ऑल्सो सुन सकते हो अगर किसी साउंड का यूज हो रहा है। साउंड वर्ड्स के लिए ऑनोमेटोपिया इज डिफरेंट लिटरेरी डिवाइस, बट साउंड वर्ड्स नहीं बोला जा रहा है, यानी ऐसी कोई लाइन जिसकी वजह से आप एक ऑडिटरी वे में भी सोच सकते हो कि हाँ दिस इज द इमेजिनेशन आई कैन डू। तो क्रिकेट सिंग्स, तो अगर आपने कभी भी क्रिकेट इंसेक्ट की आवाज़ सुनी है तो फिर आप
और अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, हाँ बहुत शांति और क्रिकेट की आवाज आ रही है। लेक वाटर लैपिंग, अब ये आवाज तो आपने बिल्कुल डेफिनेटली सुनी होगी, व्हेनेवर वाटर कम्स एंड जस्ट हिट्स द शोर ऑफ द वाटर ऑफ द लेक, सॉरी, तो एक आवाज आती है, बहुत ही अच्छा वाटर स्प्लैश की आवाज आती है। तो दैट इज अगेन क्या है भाई, एक इमेजरी हो गई। क्यों? बिकॉज यू कैन बेटर इमेजिन दीज लाइन्स, ऑल बिकॉज ऑफ द लाइन्स जो कि बोली है पोइट ने। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी इन दिस पोएम। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट जो हमें दिखती है लिटरेरी डिवाइस, जो अभी तक हमें हर ही पोएम में दिख रही है, दैट इज एलिटरेशन। नाउ द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसी को क्या कहते हो, एलिटरेशन। दिस इज समथिंग नाउ आई गेस आपके दिमाग में बैठ चुका होगा, यू विल नेवर फॉरगेट दिस डिवाइस बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस कंटिन्यूअसली, राइट। सो एलिटरेशन यहाँ पे अगेन दिख रहा है दैट व्हेनेवर द कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटिंग इन 2 और मोर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि लगातार जो 2-3 वर्ड्स हैं उसमें एक साथ एक साउंड रिपीट हो रहा हो, दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। और इसमें एक साउंड रिपीट हुआ, बीच में कोई वर्ड है वहां नहीं है बट नेक्स्ट में है, तो एक के बाद एक भी चलेगा बट सेम लाइन में। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिटरेशन इज क्लियर। सो इफ यू कैन सी द रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन एनी लाइन, दैट मीन्स देयर एलिटरेशन इज बीइंग यूज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल अ हाइव फॉर द हनी बी, तो यहाँ पर हाइव में ह साउंड और हनी बी में ह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, एंड हर साउंड दैट इज एच का साउंड इज व्हाट, इट्स अ कॉन्सोनेंट, इट्स नॉट अ वोवेल साउंड। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हुआ, एलिट्रेशन इज यूज्ड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। तो यहाँ पर देखो लेक में ल एल का साउंड जो है रिपीट होगा, लैपिंग में भी आपको वो एल का साउंड सुनाई दे रहा है, एंड लो में भी आपको वो एल का साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये जो साउंड्स हैं ल वाले, ऑल द 3 साउंड्स क्या है भाई, एल के साउंड, इट इज बीइंग रिपीटेड। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्सोनेंट एल का साउंड रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन इज द डिवाइस बीइंग यूज्ड। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है रिपीटेशन। बहुत ईजी है, आई गेस सभी को समझ आ गया होगा व्हेन वी वर रीडिंग द पोएम कि जो फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट स्टैंजा में भी फर्स्ट लाइन है दैट इज रिपीटेड। तो रिपीटेशन का क्या मतलब है, पूरी पोएम में कहीं पे भी कुछ रिपीट हो रहा है दैट इज रिपीटेशन। क्लियर? सेम बिगिनिंग में होना लाइक एनाफोरा, या फिर सेम स्टैंजा में होना, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट एनीथिंग शुड रिपीट इन द कंप्लीट पोएम। फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन इज द रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, दैट्स इट। कुछ नहीं बोला इन द बिगिनिंग और इन द सेम स्टैंजा और इन द डिफरेंट स्टैंजास, कुछ भी चलेगा बट इट शुड गेट रिपीटेड। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे हम देखें सबसे पहले, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings। अब पहली जो लाइन है इसमें dropping is coming at the end, ठीक है ना, से लास्ट सेकंड वर्ड है, बट वही वर्ड जो है रिपीट हो रहा है इन द बिगिनिंग। तो अगर ये दोनों ही वर्ड्स बिगिनिंग में होते दैट वुड बी समथिंग एल्स, वो फिर अलग लिटरेरी डिवाइस होती, बट हेयर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ड्रॉपिंग जो है सिर्फ रिपीट हो रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पर रिपीटेशन जो लिटरेरी डिवाइस है यू कैन वेरी वेल सी इट हेयर। क्लियर? सिमिलरली जो एक और एग्जाम्पल है of repetition, it is I will arise and go now and go to Innisfree। ये फर्स्ट स्टैंजा की सारी लाइन्स हैं, वही जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ द फर्स्ट लाइन लास्ट स्टैंजा में भी रिपीट हो रहा है, I will arise and go now। So this is the example of repetition in this poem। Clear? तो वर्ड ड्रॉपिंग रिपीट हो रहा है, एंड ऑल्सो ये जो लाइन है I will arise and go now वो भी रिपीट हो रही है, दैट मीन्स repetition is used here। Clear? All right। नेक्स्ट इज अ पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन खुद ही बोल रहा है कि भाई मेरा मतलब क्या है, इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट असाइंस ह्यूमन क्वालिटीज। पर्सन की क्वालिटी यानी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी हम जब असाइन कर दें टू ऑब्जेक्ट्स और अदर नॉन ह्यूमन बीइंग्स, यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो लाइवली तो हैं बट वो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, अगर उनको हम किसी भी पर्सन की, किसी ह्यूमन बींग की क्वालिटी, एट्रीब्यूट कुछ असाइन कर देते हैं, दैट मीन्स देयर पर्सोनिफिकेशन इज द लिटरेरी डिवाइस बीइंग यूज्ड। सो एज द नेम सेज पर्सन, तो पर्सन की क्वालिटीज जब हम प्रोवाइड करें किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या फिर नॉन ह्यूमन बींग को, उसे हम कह देंगे पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब यहाँ पर ये जो व्हील्स है, जो कि एक कवर है, जो घूंघट है या फिर जो दुपट्टा है, वो कौन पहनते हैं, ह्यूमन बींग्स, विमेन पहनती हैं, और कोई तो नहीं पहनता। तो ये जो क्वालिटी है वो क्या है, वो एक एट्रीब्यूट है या फिर वो चीज है जो ह्यूमन करते हैं, जो पर्सन करता है। और यही चीज किसको दे दी है, क्लाउड्स को।
अब क्लाउड्स जो है, डू दे वेयर अ व्हील? नो, बट पोएट हैज गिवन दिस एट्रीब्यूट टू द क्लाउड्स, दैट मीन्स हेयर personification is the device being used. Clear? So in the morning time when it is cloudy and the view is not very clear, then it will appear as if the morning has worn a wheel and has hidden itself. तो ऐसा लगता है कि मॉर्निंग जो है उसने व्हील पहना है और वो व्हील का काम कौन कर रहे हैं? क्लाउड्स कर रहे हैं, उनकी वजह से नहीं दिख रहा. तो यहाँ क्लाउड्स जो है वो इंडिकेट हुआ है बाय द वर्ड व्हील. सो हेयर personification is being used. Clear? All right. Next is a metaphor. अब metaphor क्या है भाई? Metaphor is a literary technique where one thing is compared to another by stating that they share the same qualities. अब यहाँ पर एक और जो simile device होती है उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है. देखो मेटाफर और सिमिली में इतना सा डिफरेंस है. सिमिली में आपको ऐसी लाइंस मिल जाएंगी जहां पे पोएट यूज करेंगे कि डैश इज लाइक दिस, डैश एज दिस, यानी ऐसे कंपैरिजन वाले वर्ड्स वो यूज कर देते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो इसकी जैसी है तो लाइक वर्ड यूज कर लिया, इसी के जैसा है एज वर्ड यूज कर लिया. तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन वर्ड्स यूज करके जब बता देते हैं उसे कहते हो सिमिली. बट मेटाफर में क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करते लाइक एज, बट एक कंपैरिजन जरूर दिख जाता है. क्लियर? सो मेटाफर एक लिटरेरी टेक्निक है वेयर वन थिंग इज कंपेयर्ड टू अनदर बाय स्टेटिंग, बस डायरेक्टली वो क्वालिटीज बता दी जाती है दैट दे शेयर द सेम क्वालिटीज. फॉर एग्जाम्पल, क्लाउड्स आर कंपेयर्ड टू व्हील्स. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किस टर्म में हुआ कि व्हील जो है वो क्या बता रहा है? वो क्लाउड को दर्शा रहा है, यानी कि जो व्हील है दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ विमेन, और वो चीज हमने क्लाउड्स को दे दी. तो वो इसलिए क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. बट यहाँ हम दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि क्लाउड्स को कंपेयर किया गया है किससे? व्हील से. यानी कि जैसे व्हील जो है फेस हाइड करने में हेल्प करती है, वैसे क्लाउड्स जो है वो मॉर्निंग को हाइड कर रहे हैं. तो ये एक सिमिलैरिटी बता दी है. तो यहाँ पर मेटाफर भी हमको दिख जाता है. क्लियर? तो कैसे मेटाफर दिखोगे? जब लाइक एज ऐसे वर्ड्स यूज करके कंपैरिजन ना किया हो बट एक कंपैरिजन दिख रहा हो कि दिस हैज द सेम क्वालिटीज लाइक दिस, देन डेफिनेटली मेटाफर इज बीइंग यूज्ड एज द लिटरेरी डिवाइस इन दैट पोएम. क्लियर? ऑलराइट. और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन योर बुक अबाउट द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. नाउ वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी स्टैंजा, ईच एंड एवरी लाइन एंड द वर्ड यूज्ड इन दिस पोएम, क्योंकि ये पोएम जो है इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली समझ जाती है आफ्टर वी गेट टू अंडरस्टैंड कि पोएट हर एक वर्ड से किस चीज को कन्वे करना चाहता है. सो आई होप आपको पूरी पोएम जो है वो तो क्लियर है ही, बट हाउ टू चेक इट? वी विल चेक इट बाय आंसरिंग द questions that have been asked in your NCERT. अब ये questions जो हैं obviously वो text based भी हो सकते हैं, language based भी हो सकते हैं. So we will not only get to understand or summarize overall poem कि किस तरीके से answers करना है, but also maybe you get to learn a new concept. Clear? All right. So let's begin with the very first question, that is thinking about the poem. What kind of place is Innisfree? थिंक अबाउट. यानी आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं कि आपको किस टर्म्स में यू नो बताना है कि प्लेस जो यहाँ पे बताई गई ना इनिसफ्री बाय द पोएट वो कैसी है. तो पोएट जो है किस तरीके से वहाँ पर यू नो उनको पीस मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी एक्सपीरियंस करेंगे, क्या क्या चीजें वो यहाँ पर वहाँ पर करना चाहेंगे व्हेन ही वुड गो टू इनिसफ्री. इस तरीके के डिफरेंट पार्ट्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड एंड सी कि भाई ये इनिसफ्री प्लेस कैसी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है रिलेटेड टू द स्टैंजा 1 दैट सेज द थ्री थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर. तीन चीजें जो वहां पे वो करना चाहते हैं. तो हमें पता है एक तो उनको यू नो घर बनाना है. ही वुड लाइक टू बिल्ड अ केबिन दैट इज अ रूम व्हिच इज मेड बाय क्ले एंड वैटल्स. देन वो जो है 9 बीन ऑफ रोज जो है ग्रो करेंगे टू ईट इट, एंड ऑल्सो एक बीहाइव या हनी बी जो है जिसमें रहते हैं दैट इज बीहाइव वो रखेंगे ताकि ही कैन कंज्यूम हनी फ्रॉम इट. तो दीज आर थ्री थिंग्स जो फर्स्ट स्टैंजा में हमको बताई गई है. क्लियर? सो द थ्री थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक टू इनिसफ्री are, first of all, he wants to build a small cabin of clay and wattles. तो वो clay और wattles को use करते हुए he would like to make or build a room for himself. Then he wants to have 9 bean rows there. उनको क्या खाने के लिए क्या चाहिए रहेगा? कुछ ना कुछ, राइट? तो क्या consume करेंगे वो? 9 beans of rows grow कर 9 rows of bean grow करेंगे. And he wants to have a hive for the honey bee. और जो honey bee का hive होता है वो भी वो रखना चाहेंगे so that he can consume honey from it. Clear? तो ये तीन चीजें हैं जो कि stanza 1 में हमको बताई हैं particularly, like what are the things that poet would love to do or he would like to do when he would reach Innisfree. Clear? All right.
नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम, क्या क्या उनको सुनाई देता है और क्या क्या वो देखते हैं और उसकी वजह से उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो नंबर 1 उन्हें क्या क्या सुनाई देता है, तो यहाँ पे बोला है ना कि क्रिकेट का जो साउंड है, दैट इज जो इंसेक्ट क्रिकेट है उसका जो साउंड है वो उनको बहुत अच्छे सुनाई देगा। ऑल्सो क्या क्या देखेंगे वो, में जो ब्रिलियंस है ऑफ मिडनाइट, देन पर्पलिश ग्रो ऑफ द नून, देन उसके बाद लिनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई इन द इवनिंग, मॉर्निंग जो है वो व्हील पहनी हुई है तो क्लाउडी दैट सिनेरियो, ये सब चीजें उनको देखने को मिलेगी। एंड बोथ ऑफ देम दैट इज वट एवर ही विल बी एबल टू लिसन एंड वट एवर ही विल सी विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल काम पीसफुल इफेक्ट ऑन हिम, और वो बहुत ज्यादा खुश होंगे वहां पर, और वो जो ट्रैंक्विलिटी वो चाहिए थी उनको एक्सपीरियंस करने के लिए, दैट ही विल बी एबल टू एक्सपीरियंस। क्लियर? ऑल राइट। सो ही हियर्स द क्रिकेट सिंग, तो जो क्रिकेट इंसेक्ट है उसका साउंड जो है वो जब वो गा रहा है, इट सिंग्स, वो चीज जो है उनको सुनाई देगी। एंड सीज द मिडनाइट ग्लिमर विथ ब्यूटी, ही सीज द स्काई ग्लोइंग पर्पल एट नून, वॉचेस द इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, एंड ऑल ऑफ दिस विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हिम एंड ही फील्स हैप्पी एंड गेट्स पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर व्हाट ही गेट्स टू हियर वो हो गया इसका आंसर। क्या क्या देख पाते हैं वो, तो मिडनाइट ग्लिमर विथ ब्यूटी, देन जो स्काई ग्लो कर रहा है, जो पर्पलिश ग्लो है नून में, दैट ग्लो ही विल बी एबल टू सी। Then he would watch, during evenings की जो linnets birds हैं, they are flying in the sky, and all these things जो है उसकी वजह से होगा क्या, obviously this is something positive for poet, so it would have a positive effect on him, and he would be very happy and at peace, या फिर उनको जो peace of mind है वो मिल जाएगा after he listens to the sound of cricket and also after he observe these different scenarios. Clear? All right. Next is what he hears in his heart's core even when he is far away from Innisfree, जो कि लास्ट स्टैंजा में बताया गया है ना कि जब वो पेवमेंट्स ग्रे या रोडवेज पे खड़े होते हैं, he can hear that sound of water, lapping sound of water, जो कि हिट करता है द शोर, तो वो जो साउंड है वो उनको सुनाई देता है in his heart's core, that is in deep within in his heart. Clear? So the poet hears the lake water lapping by the shore at low sounds in his heart's core even when he is far away from Innisfree. Although he is not present at this particular place, but he is there in some city, but वहाँ पे भी he can is hear that sound, जो कि कौन कर रहा है, the sound produced by the water that hits the shore. तो वो जो lapping sound है वो जो sound है उनको सुनाई देगा even if he is not there in Innisfree or he is very far away from Innisfree. Clear? All right. तो ये कुछ ways थे जिससे आपको तीनों stanzas में से Innisfree के बारे में क्या पता चलता है वो पूछा गया था. Done? All right. Next is, by now you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. कैसे बोल रहे हैं by now you would have concluded? Because ये जो तीनों चीजें बताई ना stanza 1, 2 और 3 में से कि क्या सुनाई देता है, क्या दिखता है पोइट को, क्या इफेक्ट होगा उन पे, तो इन सब चीज़ों से क्या समझ आता है कि ये जो Innisfree प्लेस है डेफिनेटली इट्स सिंपल, इट्स नेचुरल एंड इट्स फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, बिकॉज नेचर है वहाँ पर, तो दैट इज समथिंग जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ऑल्सो ये जो वर्ड्स हैं वो आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हो अबाउट द प्लेस Innisfree, बिकॉज डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. डन? ऑल राइट. How does the poet contrast it with where he now stands? तो जब stanza 3 में वो बोलते हैं ना whenever I stand on this grey pavements, तो वो जो है किस तरीके से contrast या comparison बता रहे हैं how this place Innisfree, which is simple natural place full of beauty and peace, different from the place where he stays right now. That is, जब वो बोल रहे हैं ना कि जहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ मुझे फिर भी सुनाई देती है आवाज़, तो वो जो सिटी है उससे कैसे वो कंट्रास्ट करते हैं, दैट इज बीन आस्क्ड टू यू. तो वो जो बोल रहे हैं ना ग्रे पेवमेंट्स, तो ग्रे में भी आप ऐसा बोल सकते हो, एक तो वो सीमेंट की बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो क्या इंडिकेट करना चाहते हैं वो कि ये प्लेस जो है वो इतनी ज़्यादा लाइवली नहीं है, लाइफलेस है और बोरिंग है, या फिर वो जो है पीस जो है मिसिंग है इन दिस प्लेस. क्लियर? ऑल राइट. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. So the natural beauty of Innisfree is used and explained in contrast with the roads and pavements in city. किससे कंपेयर किया गया है? जो नेचुरल ब्यूटी पूरी बताई है Innisfree की स्टैंजा 1 और 2 में, उसको कंपेयर किया है या कॉन्ट्रास्टिंग वे में बताया है. ऑपोजिट चीज जो बताई है वो क्या है? दैट इज रोड्स एंड पेवमेंट्स इन द सिटी. यानी जहाँ पोइट स्टे करते हैं दैट इज किसी सिटी में, वहाँ के जो रोड्स और पेवमेंट्स हैं उससे जो है कंपेयर किया है पोइट ने नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस Innisfree को. ग्रे पेवमेंट शो द लैक ऑफ कलर्स and liveliness of the place. Colors are what? They are like
वो जो वाइब्रेंट चीज होती है या फिर वो एक जो लाइफ दिखती है कलर्स में दिखती है. ऑल्सो ब्लैक एंड व्हाइट आर ब्यूटिफुल, बट यहाँ पर जो ग्रे कलर बताया है दैट इज समथिंग टू इंडिकेट दैट वो लाइवलीनेस मिसिंग है, वो जो लैक ऑफ कलर्स हैं वो ये बताते हैं देयर इज लैक ऑफ लाइफ देयर. तो ये जो ग्रे पेवमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली ग्रे वर्ड जो है दैट टेल्स यू द लैक ऑफ कलर्स एंड लाइवलीनेस ऑफ द प्लेस. क्लियर? तो यही जो कॉन्ट्रास्ट है वो बताया गया है कि भाई ये जो इनिस्फ्री है वो तो ब्यूटीफुल है, ये बहुत अच्छी प्लेस है, पीस मिलता है वहां पर, बट जो सिटी है वो ग्रे पेवमेंट्स के थ्रू ये बता रहे हैं पोएट कि वहां लैक ऑफ कलर्स है. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज, डू यू थिंक इनिस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? तो यहाँ पर ये बोला गया है, what do you think? कि इनिस्फ्री जो है वो सच में एक प्लेस है या फिर इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड या फिर एक इमेजिनेशन है ऑफ द पोएट. सो वी डू फील ऑब्वियसली आई गेस 90 to 98% वी कैन थिंक कि येस दिस इज अ प्लेस, बिकॉज द वे पोएट इसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उनको पीस मिलेगा, क्या क्या वो कर सकते हैं. डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो कि प्रूव करता है. एंड ऑल्सो लास्ट स्टैंजा में उनका ये बोलना कि वो जो साउंड है वो उनको बार बार सुनाई देता है इवन दो ही इज फार अवे फ्रॉम इनिस्फ्री. तो वो साउंड कब सुनाई दिया होगा? जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा उसको वहां पर, राइट? तो डेफिनेटली ये एक स्टेट ऑफ माइंड तो नहीं है, ये एक प्लेस है इंडीड. एंड ऑल्सो क्या पोएट एक्चुअली मिस करते हैं? ऑब्वियसली पोएट बहुत ज्यादा इसको मिस करते हैं. वो भी लास्ट स्टैंजा की इन्हीं लाइन से प्रूव होता है दैट इफ even though he is far away from this place that is Innisfree, then too he can be able to listen to this sound deep within his heart core. ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बोल रहे हैं, बल्कि उनको बिल्कुल डीप विद इन हिज हार्ट कोर सुनाई देता है कि किस तरीके से वो साउंड प्रोड्यूस होता है जब वाटर हिट करती है शोर को. तो यही लाइन जो है दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं या दोनों ही पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के उसको प्रूव करती है. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. So yes, I think Innisfree is the place in reality. The poet actually misses the place of his boyhood days spent in the natural beauty of Innisfree. He gets reminded of the low sounds of the lake water lapping by the shore. He misses it a lot. Definitely this line की उनको बार बार वो sound सुनाई देता है when he'll be able to listen to that sound when already he has experienced it, right? तो जब वो experience कर चुके होंगे तभी वो sound सुन के उनको पता चलेगा कि ये sound जो है वो lapping of water का sound है. So ये जो चीज़ है वो यही बताती है कि yes, ये जो poet जो place की बात कर रहे हैं Innisfree की, that is definitely existing in reality and also वो miss कर रहे हैं days को क्योंकि इस तरीके से प्रूफ होता है कि he misses a lot this place. Clear? All right. Next question is, look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree. तो यहाँ पर वो डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे बी लाउड ग्लेड बोल लेते हैं हम, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग बोलते हैं. तो ये डिफरेंट वर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं द पोएट हैज यूज्ड टू टेल अस कि व्हाट ही कैन सी और व्हाट ही वाज एबल टू लिसन जब भी वो Innisfree की बात करते हैं. What pictures do these words create in your mind? यानी ये नहीं पूछा है कि what poet wants to tell you, but यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो different words हैं वो आपके दिमाग में क्या एक image form करते हैं वो आपको लिखना है. Clear? All right, let's discuss the words. So first one is be loud glade. So we should be able to understand the meaning first of all the words and then हम बताएंगे कि भाई क्या image form हो रही है हमारे दिमाग में. So first is bee मतलब हनी बीज है ना. देन लाउड जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारी बीज हो जो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाट इज बी लाउड. और ग्लेड क्या होता है? एक ओपन स्पेस, एक खाली स्पेस, उसे कहते हो ग्लेड. तो यहाँ पर ये बी लाउड ग्लेड जो है अगर हम सोचें तो क्या पिक्चर फॉर्म होता है? दो चीज़ हो सकती है. एक तो आप ऐसा इमेजिन कर लो कि पोएट ने एक घर बना लिया है और वहाँ पर कहीं पे एक बीहाइव है और बिकॉज बहुत शांति है, कोई नहीं है, अकेले पोएट रहते हैं, तो अगर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तो सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही है. वो क्या है कि ये जो हनी बीज है वो बार बार बीहाइव के इर्द गिर्द या अराउंड जो है घूम रही हैं एंड दैट साउंड प्रोड्यूस बाय ऑल द हनी बीज बिकॉज दे आर फ्लाइंग. दैट इज समथिंग जो कि बी लाउड ग्लेड का पिक्चर क्रिएट करता है. ऑल्सो सेकेंड थिंग जो आपके दिमाग में आ सकती है, इट इज लाइक इमेजिन अ फॉरेस्ट, बहुत सारे ट्रीज हैं, कोई भी नहीं है वहां पर, नो बडी एग्जिस्ट देयर, बट एक बीहाइव है और वह सेम चीज हनी बीज जो है वो मूव कर रही हैं एंड दैट साउंड प्रोड्यूस्ड वी कैन हियर. सो दीज आर टू डिफरेंट इमेजेस. वन इज कि हाउस हो या ओपन स्पेस हो बोल लीजिए, या फिर वन की फॉरेस्ट के इधर आपको एक कोई प्लेस दिख रही है. सो व्हाट आई हैव टोल्ड इज कि एक प्लेस. नाउ इफ यू वांट टू से अ प्लेस इन फॉरेस्ट, इफ यू वांट टू से अ प्लेस नियर द हाउस ऑफ द पोएट, you can write it. Clear? All right. So Be Loud Glade creates a picture of a place that is filled with the soft buzzing sound of honeybees. तो ऐसे ही दिमाग में एक इमेज बनती है
एक कोई प्लेस है, ओपन प्लेस है, इट्स एम्प्टी, नोबडी इज देयर, बट देयर इज दिस बीहाइव, और जो हनी बीज है उनका बजिंग साउंड जो होता है, वो जो बज साउंड होता है उनका, वो साउंड जो है हमको बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है. सो दिस इज द इमेज बीइंग क्रिएटेड बाय दिस वेरी फर्स्ट वर्ड. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स. अब ये इमेज तो सभी के दिमाग में एक ही क्रिएट होगी कि बिल्कुल ब्यूटीफुल सा इवनिंग का टाइम है और स्काई में जो लिनेट्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुली फ्लाई कर रही हैं, तो उनका जो विंग्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो बहुत एक ब्यूटीफुल सा एक व्यू क्रिएट कर रही है स्काई में. तो वही एक इमेज है जो आपके दिमाग में फॉर्म होगी. क्लियर? ऑलराइट. सो लिनेट इज अ बर्ड विद विंग्स. वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स फर्स्ट, राइट? तो लिनेट क्या है? एक बर्ड है विद विंग्स. एवरी बर्ड इज विद विंग्स, बट लिनेट जो है वो अपनी विंग्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं जब वो फ्लाई करती हैं. व्हेन इट फ्लटर्स इट्स विंग, जब वो अपने पंख जो है वो फड़फड़ाती है, इट लुक्स ब्यूटीफुल. इट इंडीड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. तो लिनेट जो है वो जो एक ब्यूटीफुल जो सीन क्रिएट कर रही होगी स्काई में, दैट इज समथिंग जो कि एज अ इमेज फॉर्म होगी हमारे दिमाग में. दिस क्रिएट्स एन इमेज ऑफ अ रेड ऑरेंज स्काई दैट इज फुल ऑफ लिनेट्स बिकॉज इट्स रिटन इवनिंग्स. तो इवनिंग के टाइम पे क्या है, सन ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंजिश येलोइश कलर का एक स्काई में कलर दिखता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो. उसमें आपको क्या दिख रहा है कि वहां पर लिनेट्स जो है वो फ्लाई कर रही हैं. तो ये एक इमेज है जो कि हमारे दिमाग में फॉर्म होगी. लिनेट्स आर ब्यूटीफुल बर्ड्स दैट एड अप टू द सीनिक ब्यूटी ऑफ अ प्लेस व्हेन दे फ्लटर देयर विंग्स एंड फ्लाई. ऑल्दो जो ये ऑरेंज येलो स्काई है इट्स ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल, बट व्हेन दीज लिनेट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, जो ये ब्यूटी ऐड कर देती हैं, दे ऐड एडिशनल ब्यूटी टू इट. वो जो इमेज है वो क्रिएट होती है हमारे दिमाग में. क्लियर? सो दिस इज हाउ जब हम सोच ही रहे हैं तो हमको इतना ब्यूटीफुल सा व्यू समझ आ रहा है, तो जो पोएट बोलते हैं कि उनको पीस मिलेगा इससे, वो डेफिनेटली सही है. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स. नाउ दिस इज द इजीएस्ट वन. ये बहुत इजीली आप फॉर्म कर सकते हो दिमाग में इमेज. क्या है? लेक है कोई, वहां पर जो शोर है वहां पानी एकदम से हिट कर रहा है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है. दैट इज व्हाट इज लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स. इफ यू हैव बीन टू अ बीच और समथिंग, तो फिर डेफिनेटली ये इमेज और ब्यूटीफुली आपके दिमाग में फॉर्म हो चुकी होगी. क्लियर? सो लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स led us to a peaceful scenario where the waves strike and lakes shore to create a pleasing and soothing sound. तो वहां पर wave strikes the lakes shore. तो ये जो waves हैं, जो पानी की लहरें हैं, वो क्या कर रही हैं, वो एकदम से strike कर रही हैं किसको, shore को, किनारे को, and because of that एक बहुत beautiful सा soft सा sound produce हो रहा है. And imagine nobody is there, you are just sitting there near a lake, या फिर आप किसी बीच पे बैठे हैं and you can hear that sound. तो कितना peaceful होगा. So this जो इमेज है या फिर ये जो एक sort of auditory जो क्रिएट हो रही है इमेज, वो क्या है कि वो साउंड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट सा साउंड होगा बिकॉज पानी टकरा रहा है शोर से. दिस इज समथिंग जो कि एक इमेज क्रिएट होती है हमारे दिमाग में. क्लियर? सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो कि पोएट जो है यूज करते हैं वर्ड्स टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल इमेज इन रीडर्स माइंड. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज लुक एट दीज वर्ड्स. पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, यानी कि पीस जो शांति वो धीरे धीरे आती है. ऐसा नहीं कि एकदम से आपको बहुत ज्यादा पीस की एक्सपीरियंस हो जाती है. इट टेक्स टाइम. ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. और नेक्स्ट क्या बोला है कि पीस कहाँ से मिलता है, या फिर पोएट जो है वो पीस, उस ट्रैंक्विलिटी को फ्रॉम वेयर ही विल बी एबल टू एक्सपीरियंस इट. दोज आर डिफरेंट लाइन्स जो कि हमें बताई गई हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज कैसे बोलते हैं, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, दैट इज जो क्लाउडी मॉर्निंग है, फ्रॉम देयर जो पीस एक्सपीरियंस हो रहा है पोएट को, उसकी बात की गई है. क्लियर? टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, एंड ऑल्सो जो क्रिकेट है, जो इंसेक्ट है, वो जो गाना गाता है या फिर जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो भी क्या होगा, एक पीस प्रोवाइडर होगा फॉर पोएट. व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू? What do you think comes dropping slow from the wheels of the morning? यानी कि क्या समझ रहे हो आप कि peace comes dropping slow, then dropping from the wheels of the morning. तो इसका जो मीनिंग है वो ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. Now what does to where the cricket sings mean? और to where तक बोला है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मॉर्निंग के टाइम पे जो ये जो क्लाउडी सी मॉर्निंग है, उससे जो सिनेरियो क्रिएट होगा, उससे जो पीस मिलने वाला है पोएट को, वो कहाँ से कहाँ तक है, जब क्रिकेट जो है वो गाना गा रहा है. तो ये ऐसा बोल सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक की बात है वो एक्सप्लेन हमें हो रहा है इन लाइन से. क्लियर? ऑलराइट. These words mean
दैट पीस कैन बी अटेन्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो फर्स्ट लाइन का जो मीनिंग था कि एकदम से नहीं पीस मिलता है, इट टेक्स टाइम। सो डेफिनेटली ये जो लाइन है वो क्या एक्सप्लेन करती है कि पीस कैन बी अटेन्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली, ओनली धीरे धीरे और एक के बाद एक स्टेप फॉलो करके यू कैन एक्सपीरियंस पीस एंड यू नो कामनेस, ट्रैंक्विलिटी इन योर लाइफ। ऑब्वियस सी बात है, इफ अगर हर कोई पीस इतनी जल्दी से एक्सपीरियंस कर लेता तो नोबडी वुड हैव वर्कड सो हार्ड फॉर इट, बिकॉज अल्टीमेटली वो शांति, वो कंटेंटमेंट ही चाहिए हर किसी को लाइफ में, राइट? सो दिस इज वेरी ट्रू दैट पीस जो है कैन बी ओनली अटेन्ड वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली। पीस इज व्हाट कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन्स। तो जो सेकेंड सेंटेंस है उसका क्या मतलब है? अ पीसफुल प्लेस वेयर वन कैन हियर द साउंड्स ऑफ नेचर लाइक सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट। तो यहाँ पर ये जो चीज बोली गई है कि ये जो सिनेरियो है वो ये बता रहा है कि पीस जो है वो कहाँ से आ रहा है? वन इज फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि जो क्लाउडी है, बट कहाँ तक? तो ये सीन में जब साउंड्स ऑफ नेचर लाइक सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट सुनाई देता है, दैट टाइम यू रिसीव द पीस और यू एक्सपीरियंस दैट पीस। तो यही चीज बोली है कि ये जो पीसफुल प्लेस है वो कहाँ तक है भाई, या फिर कौन सी होती है ऐसी पीसफुल प्लेस जहां पर वन कैन हियर द साउंड ऑफ नेचर लाइक सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट। सो दिस इज समथिंग वी गेट टू अंडरस्टैंड। लिटिल मीनिंग है वही चीज है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। डन? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic, that is NCERT solutions of the topic The Lake of Isle Innisfree. I hope आपको पूरा मीनिंग, उसके सारे क्वेश्चंस एंड ऑल्सो जिस तरीके से पूछा गया है कि डिफरेंट फ्रेजेस से आपके दिमाग में क्या इमेज क्रिएट होती है, हाउ ब्यूटिफुली पोएट इज एबल टू फॉर्म एन इमेज इन आवर माइंड। ऑल्दो हम कभी इनिस्फ्री गए नहीं हैं, वी हैव नेवर सीन सच अ प्लेस, बट then too we can experience that peace, we can be we can feel that happiness from within अगर हम ये पूरा imagination करें कि poet different images किस तरीके से हमको बताते हैं। So now in the next video we'll meet very soon with the next topic, but before that we have to get to know that जो Magnet Brains channel है, it provides 100% free school education from class 4th to class 12th. So whatever class you belong to, आपको जो भी doubts हैं, you can definitely visit this channel and your doubts will 100% be clear. So in the next video we'll meet very soon. Till then take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.